नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धरित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 16 जून से 13 जुलाई 2025 की समसामयिक घटनाओं के संग्रह का दूसरा भाग होगा। तो इस वीडियो में आज हम आगे की कुछ घटनाओं को, जो पिछले वीडियो के पहले सेगमेंट जो कि राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित था, उसके कुछ न्यूज़ को आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका जो पिछले वीडियो का पहला सेगमेंट था उसका कुछ बचा हुआ न्यूज़ था और वो राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित था। और उसमें उसी क्रम में एक न्यूज़ है कि हाल ही में INS निस्तार जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल एक स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जिसे गहरे समुद्र में बचाव और पनडुब्बी सहायता के लिए बनाया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, INS निस्तार है, जो कि एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है और जिसको इस उद्देश्य से बनाया गया है कि ये गहरे समुद्र में बचाव और पनडुब्बी सहायता में मदद करेगा। तो इसका नाम याद रखिएगा। और इसे बनाया किसके द्वारा गया है? तो इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और ये 300 मीटर की गहराई तक गोता लगाने व बचाव कार्य करने में सक्षम है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है कि पहला अफ्रीकी देश जिसने हाल ही में भारत की UPI आधारित भुगतान प्रणाली को अपनाने की घोषणा की है, तो है नामीबिया। तो ये नाम हमें याद रखना है, जो कि पहला अफ्रीकी देश है जिसने भारत की UPI आधारित भुगतान प्रणाली को अपनाने की घोषणा की है। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है हाल ही में जा माता अभ्यास। इस अभ्यास का नाम याद रखिएगा, जा माता अभ्यास, जो भारत और जापान के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। इस वर्ष जो है 2025 में चेन्नई तट पर आयोजित किया गया। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे कि जो है वर्ष 2025 के शुरुआत से जुलाई 2025 तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 विभिन्न राष्ट्रों द्वारा उन राष्ट्रों का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। वैसे तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुल 26 देशों द्वारा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन वर्ष 2025 में, केवल इस वर्ष में अब तक 8 देशों द्वारा जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो ये नंबर, ये संख्या जो है याद रखिएगा। और उसी क्रम में हम ये भी देखेंगे कि किस देश के किस सम्मान के द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो इसमें सब क्रम से जो है, यानी कि वर्ष 2025 में जो क्रम से जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से उसी ऑर्डर में है ये, कि सबसे पहले ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस है, जो बारबाडोस के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन, जो कि मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण दिया गया है। और चौथे नंबर पर अगर देखा जाए तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड जो है, जो कि साइप्रस के द्वारा दिया गया है। द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, जो कि घाना के द्वारा दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जो कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, जो कि ब्राज़ील के द्वारा दिया गया है। और एक आठवां है, और इसे अंतिम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हो सकता है अभी आगे और सम्मानित किया जाए। तो इस क्रम में आठवां जो है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिल्स, जो है वो नामीबिया के द्वारा दिया गया है। तो ये कुछ 8 महत्वपूर्ण अब तक जो दिए जा चुके हैं केवल इस वर्ष में, उसे ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हमारे वीडियो का जो सेगमेंट था, जो कि जिसका कुछ न्यूज़ बाकी रह गया था, वो समाप्त होता है। अब हम लोग इसमें अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। और इनमें हम लोग कुछ ऐसे न्यूज़ को कवर करेंगे कि जिनमें हाल फिलहाल में ही भारत के प्रधानमंत्री का जो है उन देशों में दौरा हुआ है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। इसका पहला न्यूज़ है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया, जिसकी की राजधानी जाग्रेब है, उसका दौरा किया है। अब थोड़ा सा इसकी भौगोलिक स्थिति की बात कर लिया जाए तो ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। तो ध्यान रखिएगा, ये बाल्कन प्रायद्वीप का एक हिस्सा है, एक देश है।
और इसकी सीमा 5 देशों से लगती है। उत्तर में हंगरी, दक्षिण में मोंटेनेग्रो, पश्चिम में स्लोवेनिया और पूर्व में सर्बिया के साथ बोस्निया और हर्जेगोविना। तो ये ध्यान रखना है हमें, खास करके ऐसे देश जहां प्रधानमंत्री जी की यात्रा होती है, उन देशों से संबंधित तथ्यों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछे जाते रहे हैं। अब क्रोएशिया जो है वो एड्रियाटिक सागर के किनारे फैली एक संकरी भूमि है। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सदस्य है। अगर प्रमुख पर्वत श्रृंखला का बात किया जाए तो है दिनारिक आल्प्स, और प्रमुख नदियों का बात किया जाए तो है सवा और द्रवा। अब थोड़ा सा चूंकि ये बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है, बाल्कन क्षेत्र का ही एक देश है, तो थोड़ा बाल्कन क्षेत्र के बारे में हम लोग देख लेंगे कि दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र जो बाल्कन पर्वत से घिरा हुआ है, और बाल्कन पर्वत से घिरा होने के कारण ही जो भी देश बाल्कन पर्वत से घिरे हुए हैं उनको बाल्कन देश कहा जाता है या बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। इसमें शामिल देशों का अगर बात कर लिया जाए तो अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया। तो ये कुछ नाम हैं जो कि बाल्कन कंट्रीज हैं, उन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। इसी क्रम में हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे कि जो है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने साइप्रस, जिसकी राजधानी निकोसिया है, का दौरा भी किया है। अब थोड़ा इसके बारे में देखेंगे हम कि यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। साथ ही यह यूरोपीय संघ का सदस्य है। इसकी सीमा जो है उत्तर में तुर्की, पूर्व में सीरिया और दक्षिण पूर्व में लेबनान से लगती है। अगर प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लिया जाए तो काइरेनिया और ट्रोडोस पर्वत है, और सबसे ऊंचा स्थान माउंट ओलंपस है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे जो है इस वर्ष का 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अब इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को, तथ्यों को हम देखेंगे कि इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है, और इस वर्ष का जो सम्मेलन का थीम है वो है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। तो सम्मेलन का जो थीम होता है किसी भी आयोजन का, उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और इस वर्ष का अगर बात किया जाए तो इंडोनेशिया जो है 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। तो ये नाम भी अवश्य ध्यान में रखिएगा। और अगर 10वें पूर्ण सदस्य का अगर बात किया जाए तो उनमें कौन कौन है, उन देशों को हम थोड़ा देखेंगे कि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान और हाल फिलहाल में जो है वियतनाम जो है वो 10वें भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। तो एक तरफ तो पूर्ण सदस्य है और दूसरी तरफ भागीदार देश हैं। तो ये दोनों जो है, इन दोनों में जो है अंतर है, उसको थोड़ा हम समझेंगे कि साझेदार देश की यह नई श्रेणी या भागीदार देश की यह नई श्रेणी जो है वर्ष 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बिना पूर्ण सदस्यता के अन्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो श्रेणी है ब्रिक्स में, एक पूर्ण सदस्यता वाली श्रेणी है और दूसरा भागीदार देशों की श्रेणी है। तो दोनों में अभी वर्तमान में 10-10 देश हैं, और जहाँ तक पूर्ण सदस्यता का बात किया जाए तो इसमें इंडोनेशिया नए देश के रूप में शामिल हुआ है, और भागीदार देश के रूप में वियतनाम शामिल हुआ है। 10वें भागीदार देश के रूप में वियतनाम शामिल हुआ है। तो ये दोनों नाम जो है अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ भारत जो है वर्ष 2026 के 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। और चूंकि ब्रिक्स के बारे में चर्चा हो रही है, थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास को भी देख लेते हैं कि कैसे ये अस्तित्व में आया। तो ब्रिक्स के बारे में अगर देखा जाए तो ब्रिक शब्द को वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, ध्यान रखिएगा, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए प्रस्तावित किया था। ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी उनको दर्शाने के लिए ये शब्द जो है ब्रिक, वो उसे प्रस्तावित किया था। और इस समूह की शुरुआत जो है औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो ब्रिक के द्वारा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका तो इसमें शामिल नहीं हुआ था,
तो बिना दक्षिण अफ्रीका के इसकी औपचारिक शुरुआत जो है वर्ष 2006 में हुई थी। और वर्ष 2009 में रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तथा वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ यह ब्रिक्स बन गया। तो ध्यान रखिएगा कि 2010 में इसमें जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तब जाकर यह ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया है। वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया इस समूह में शामिल हुए हैं। अब थोड़ा सा इसके प्रभाव को बात कर लेते हैं वैश्विक स्तर पे। तो ब्रिक्स जो है विश्व की 45% जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 37.3% हिस्सा रखता है। यानी कि विश्व में जितने जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनकी जनसंख्या, कुल जनसंख्या जो है वैश्विक जनसंख्या के 45% है और उनका जो कुल जो अगर जीडीपी को जोड़ दिया जाए तो जीडीपी जो है वैश्विक जीडीपी का 37.3% हिस्सा है। तो ये इसके प्रभावशीलता को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि ब्रिक्स अपने आप में क्या महत्व रखता है। जो यूरोपीय संघ के 14.5% और G7 के 29.3% से अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बताता है कि आज के संदर्भ में ब्रिक्स की जो महत्ता है और किसी अन्य संगठनों के तुलना में काफ़ी तेज़ी से उभर रही है और ये दैनंदिन स्तर पर बढ़ता ही जा रहा है। और वर्ष 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है और आगे चलकर 2015 में इस संगठन ने यानी ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स के पास कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। तो इन सारे तथ्यों को अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज़ की हम तरफ बढ़ेंगे कि जो है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना, जिसकी राजधानी एक्रा है, की राजकीय यात्रा की है। इस अवसर पर उन्हें घाना के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। अब थोड़ा भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं और इसके साथ ही अन्य तथ्य भी देखेंगे कि यह पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था और प्रमुख नदियों का अगर बात कर लिया जाए तो वोल्टा नदी, ब्लैक वोल्टा और उच्चतम बिंदु जो है माउंट अफादजातो है या इसे अफादजा भी कहा जाता है। और प्राकृतिक संसाधन के हिसाब से अगर देखा जाए तो घाना दुनिया में सबसे बड़े सोने और कोको उत्पादकों में से एक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया था। यह ईरान के दक्षिणी बुशहर प्रांत में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में जिस साउथ पार्स की गैस फील्ड पर हमला किया गया है वो किस देश का हिस्सा था। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये ईरान के दक्षिणी बुशहर प्रांत में स्थित है और इजराइल के द्वारा हमले के दौरान ये जो है चर्चा में आया था। और इसी साउथ पार्स फील्ड को, चूंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, जिसे ईरान जो है कतर के साथ साझा करता है और कतर में इसे उत्तरी क्षेत्र अर्थात नॉर्थ फील्ड भी कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसी सेम गैस फील्ड को ईरान जो है साउथ पार्स गैस फील्ड कहता है और ईरान इसे नॉर्थ फील्ड कहता है। तो इसे ध्यान रखना है। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साइप्रस यात्रा के दौरान ग्रीन लाइन बॉर्डर का दौरा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन लाइन बॉर्डर का संबंध कहाँ से है, तो साइप्रस से है। और इससे संबंधित थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्यों को और विस्तार से देखेंगे कि ग्रीन लाइन साइप्रस में एक महत्वपूर्ण सीमा रेखा है जो देश को दो हिस्सों में विभाजित करती है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित है। यह रेखा जो है साइप्रस गणराज्य को तुर्की के कब्जे वाले साइप्रस के उत्तरी भाग से अलग करती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है, चूंकि साइप्रस का कुछ हिस्सा जो है तुर्की के कब्जे में है, तो ये साइप्रस को बेसिकली दो भागों में बांटती है और एक भाग खुद साइप्रस के पास है और वहाँ के लोगों के पास है और इसका बचा हुआ हिस्सा जो है वो
तुर्की के अधीन है। तो ग्रीन लाइन जो है वो वर्ष 1974 के तुर्की आक्रमण के बाद स्थापित की गई थी, जब तुर्की सेना ने साइप्रस के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। और इस वर्ष जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब साइप्रस का दौरा किया गया था, तो प्रधानमंत्री ने उसी ग्रीन लाइन बॉर्डर का जो है दौरा किया था। तो इसे अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट सिप्री ईयर बुक 2025 जो है जारी की है। अब इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम नज़र डालेंगे कि यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण एवं वैश्विक स्थिरता से संबंधित प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। और उसके अनुसार जो है इस वर्ष जो है भारत के पास जो है वर्ष 2025 में परमाणु हथियारों की संख्या जो है 180 हो गई है, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या जो है 172 के पास थी। यानी कि इस वर्ष जो देखा जाए पिछले वर्ष की तुलना में 8 परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई है। और परमाणु हथियारों की संख्या के आधार पर अगर शीर्ष तीन देशों की बात किया जाए तो इसमें रूस पहले स्थान पे है, अमेरिका दूसरे स्थान पे है और चीन क्रमशः जो है तीसरे स्थान पे है। और वैश्विक सैन्य व्यय जो है वर्ष 2024 में वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, यानी कि जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9.4% की वृद्धि हुई है। यानी कि क्रमशः जो है वैश्विक सैन्य व्यय यानी कि डिफेंस पर खर्च जो है वैश्विक स्तर पे वो बढ़ता जा रहा है, और जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% हो गया है। तो इन छोटे छोटे आंकड़ों को जो है ध्यान में अवश्य रखिएगा। और शीर्ष 5 हथियार आपूर्तिकर्ता देश इसी रिपोर्ट के हिसाब से, यानी जो सिप्री ईयर बुक 2025 है उसके हिसाब से जो शीर्ष 5 हथियार आपूर्तिकर्ता देश हैं उनमें अमेरिका पहले स्थान पे है, फ्रांस दूसरे स्थान पे है, रूस तीसरे स्थान पे है, चीन चौथे स्थान पे है और जर्मनी जो है पहले स्थान पे है। यानी कि ये देश जो है दूसरे देशों को हथियार जो है आपूर्ति करते हैं, मुहैया करवाते हैं या बेचते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और शीर्ष 3 सबसे बड़े हथियार प्राप्तकर्ता या हथियार खरीदार देश अगर बात किया जाए जो प्रोक्योर करते हैं, डिफेंस प्रोक्योर करते हैं, उनमें यूक्रेन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है और कतर जो है तीसरे स्थान पे है। तो इन सारे तथ्यों को जो कि सिप्री ईयर बुक के द्वारा प्रकाशित की गई है उसे जरूर ही ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में मध्य पूर्व के 2 देशों इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य जो है वो चर्चा में रहा था। अब चूंकि ये चर्चा में रहा था क्योंकि ईरान के ऐसा बोला जा रहा था कि शायद अगर युद्ध और ज़्यादा एस्केलेट हो तो ईरान जो है होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है, तो इसीलिए काफ़ी ये चर्चा में रहा था। अब थोड़ा हम ये देखेंगे कि होर्मुज जलडमरू मध्य जो है कहाँ है, इसकी अवस्थिति कहाँ है। तो यह एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जो ईरान एवं अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। इसे ध्यान में रखिएगा कि यह ईरान एवं अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है और यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। और इस जलडमरू मध्य यानी इस स्ट्रेट में स्थित कुछ द्वीप जो है जिनके नाम है हेंगाम, होर्मुज और किस्म। और इसकी महत्ता की अगर बात किया जाए तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस तथ्य से हम समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विश्व की लगभग 30% तरलीकृत गैस यानी जो लिक्विफाइड गैस है और 25% तेल होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। तो ये दुनिया के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा जो है इससे होकर जो है गुजरता है, इसलिए काफ़ी ही ये महत्वपूर्ण है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि जो है हाल ही में बजाऊ जनजाति, ये नाम याद रखिएगा, बजाऊ जनजाति जो कि समुद्री खानाबदोश है। यह मुख्य रूप से पाई जाती है इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के तटीय क्षेत्र में। और ये हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि इस प्रजाति के चर्चा में रहने का कारण जो है शोधकर्ताओं द्वारा इस बात को वैश्विक स्तर पर उजागर करना था
कि ये उत्कृष्ट स्तर के गोताखोर होते हैं जो बिना किसी उपकरण के 60 से 70 मीटर गहराई तक गोता लगा सकते हैं और 5 से 10 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के ये लगभग 10 मिनट तक अपनी सांसें रोक पाने में सक्षम है। समय के साथ इस तरह से इनके शरीर ने उस अनुकूलन को प्राप्त कर लिया है कि ये लगभग 60 से 70 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकते हैं बिना किसी ऑक्सीजन के सपोर्ट के। तो ये बचाव जनजाति के बारे में इसे ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये नाम हमें ध्यान में रखना है, जो काफ़ी चर्चा में रहा था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंतर्गत अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों फोर्डो, नतांज एवं इस्फहान पर हमला किया गया है। और इस ऑपरेशन में अमेरिका ने B-2 बम वर्षक विमानों द्वारा GBU-57 बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया है। तो याद रखिएगा, जो बम वर्षक विमान थे वो B-2 विमान थे, और जो बंकर बस्टर बम थे यानी जिससे बंकर को नष्ट किया जाता है वो थे GBU-57। इसका इस्तेमाल किया है। तो और इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और इसका उद्देश्य 3 परमाणु संयंत्रों पर हमला करना था, जिसके नाम थे फोर्डो, नतांज एवं इस्फहान। तो ये सारे नाम ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद प्रतिक्रिया में ईरान ने ऑपरेशन बशायर अल फतह के अंतर्गत कतर में स्थित, ध्यान रखिएगा, कतर में स्थित अमेरिका के अल उदीद मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमला किया। और यह मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में फिनलैंड ने आधिकारिक तौर पर ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। अब ओटावा कन्वेंशन क्या है उसे हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये नाम हमें याद रखना है कि फिनलैंड जो है ओटावा कन्वेंशन से निकलने की घोषणा कर दी है, जिसकी राजधानी फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। और इसकी सीमा जो है पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से लगती है। और जैसा कि आप ध्यान में रख रहे हैं कि इसकी सीमा जो है पूर्व में रूस से लगती है, तो ये एक बड़ा कारण था कि रूस के साथ, जैसा रूस का यूक्रेन के साथ विवाद चल रहा है, ऐसी स्थिति को देखते हुए फिनलैंड ने इस तरह के कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा की है। अब थोड़ा इसको हम देखेंगे कि ओटावा कन्वेंशन क्या है। तो ओटावा कन्वेंशन, तो यह एंटी पर्सनल माइंस के उत्पादन, भंडारण, उपयोग और हस्तांतरण के निषेध और उनको नष्ट करने से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ध्यान रखिएगा कि ये एंटी पर्सनल माइंस, जिसे जमीन में छिपाया जाता है और जब कोई व्यक्ति उस पर पैर रखता है या उसके पास से गुजरता है तो वह उस व्यक्ति के वजन से स्वचालित रूप से ये ट्रिगर हो जाता है और ये फट जाता है, तो उसे एंटी पर्सनल माइंस कहा जाता है। तो इसी के उत्पादन, भंडारण, उपयोग और हस्तांतरण के निषेध से संबंधित ओटावा कन्वेंशन है, और जिससे अब फिनलैंड बाहर आने का घोषणा किया है। और यह 1997 में कनाडा की राजधानी ओटावा में अपनाया गया और वर्ष 1999 में यह लागू हुआ था। और ये भी ध्यान रखिए कि भारत जो है इस अंतर्राष्ट्रीय समझौता का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद अर्थात गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में शामिल देशों में ओमान जो है ऐसा पहला देश है जिसने अपने नागरिकों पर आयकर यानी इनकम टैक्स लगाने की घोषणा की है। और अभी इसकी घोषणा की गई है और ये ओमान के द्वारा लगाया जाएगा वर्ष 2028 से। और ध्यान रखिएगा कि खाड़ी सहयोग परिषद में ओमान ऐसी घोषणा करने वाला पहला देश है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की घोषणा जो कि ओमान के द्वारा किया गया है, इस घोषणा से पहले खाड़ी सहयोग परिषद में जितने भी देश शामिल थे
उन उन देशों में जो है आय पर कर नहीं लगाया जाता था, यानी जो इनकम था उस पर किसी भी तरह का कर नहीं लगाया जाता था। लेकिन अब अपने इनकम में यानी आर्थिक विविधता लाने के लिए या जो हाइड्रोकार्बन है उस पर निर्भरता कम करने के लिए इस तरह की घोषणा करने वाला ओमान जो है पहला देश बना है। अब थोड़ा हम खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में देखेंगे कि इसकी स्थापना जो है वर्ष 1981 में हुई थी और यह 6 मध्य पूर्वी देशों जो कि फारस की खाड़ी से घिरे हुए हैं का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। और 6 मध्य पूर्वी देश कौन कौन है? तो सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान। तो ये 6 देशों का ये संगठन है और इन 6 देशों में ओमान इस तरह की घोषणा करने वाला पहला ऐसा देश बना है। और जहाँ तक खाड़ी सहयोग परिषद के मुख्यालय की बात कर लिया जाए तो ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और रोमानिया ने, ध्यान रखिएगा, एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नाम से जानी जाती है और एक देश है रोमानिया। इस संगठन और इस देश ने मिलकर कन्वेक्स 3 2025 का आयोजन किया जो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आपातकालीन अभ्यास है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और इस अभ्यास के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो है वो परमाणु या जो रेडियोलॉजिकल आपातकाल होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर इमरजेंसी होता है उस स्थिति से कैसे निपटा जाए उसको ध्यान में रखते हुए वैश्विक तत्परता का परीक्षण करना है। और इस अभ्यास में 75 से अधिक देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। यानी कि मुख्यतः यह न्यूज जो है उस उस परमाणु आपातकाल से संबंधित है। जब इस तरह की परमाणु आपातकाल से संबंधित कोई घटना होती है तो उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, तो ये उसी से संबंधित आपातकालीन अभ्यास है। अगला न्यूज है कि हाल ही में चीन के कुनमिंग शहर, नाम याद रखना है कि कुनमिंग शहर में आयोजित कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किन देशों की भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। तो इसमें 3 देशों ने भागीदारी की, एक तो स्वयं चीन, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। और इन 3 देशों की भागीदारी के साथ ही यह कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक जो है संपन्न हुआ है। और यह बैठक भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन के नेतृत्व में एक त्रिपक्षीय गठजोड़ के रूप में देखा जा रहा है। तो फिलहाल कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक ध्यान रखिएगा और 3 देशों की भागीदारी को भी हमें ध्यान में रखना है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल देशों में, वैसे क्वाड के जो मेंबर कंट्री है उसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो इन्हीं 4 देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा जो बैठक किया गया वो कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो विदेश मंत्रियों की बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। और इसमें भाग लेने वाले जो चारों देश के विदेश मंत्री हैं उनका नाम ध्यान में रखिएगा कि भारत की तरफ से इसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया और अमेरिका की तरफ से विदेश सचिव मार्को रूबियो, जापान की तरफ से विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विदेशी मंत्री पेनी वोंग। तो इन चार विदेश मंत्रियों ने मिलकर इस आयोजन में भाग लिया, हिस्सा लिया। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे जो है वन बिग ब्यूटीफुल बिल या फिर बिग ब्यूटीफुल बिल। इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध है और इसे ट्रंप रेजिम में स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा इसे वहाँ के सदन से पास करवाया गया है। तो इस बिल की महत्वपूर्ण बातें जो हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो आयकर और संपत्ति कर में कटौती। ध्यान रखिएगा, इस बिल को इसलिए लाया गया है ताकि इनकम पर जो टैक्स लगता है यानी आय पर जो कर लगता है और उसके साथ संपत्ति पर जो कर लगता है उसमें कटौती की जाए। यह विधेयक सीमा सुरक्षा और सैन्य सुधारों के लिए अधिक धनराशि आवंटित करता है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च में अपव्यय, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को कम करना है। साथ ही यह ऋण सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। इसका अर्थ हुआ
कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए और अधिक ऋण ले सके या और अधिक उधार ले सके। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो इस बिल से, इस विधेयक से संबंधित है, जिसे नाम दिया गया है वन बिग ब्यूटीफुल बिल या बिग ब्यूटीफुल बिल, और इसका संबंध अमेरिका से है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि जो है क्वाड, जो जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, तो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, इसे देखेंगे कि यह मिशन है क्या। तो क्वाड राष्ट्रों अर्थात भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और क्षेत्रीय जल की निगरानी करना है या क्षेत्रीय जल पर निगरानी रखना है। और इस मिशन को जो है विल्मिंगटन घोषणा के तहत पहली बार शुरू किया गया है। अथवा विल्मिंगटन घोषणा के बारे में देख लेते हैं कि सितंबर 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन शहर में आयोजित क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में संयुक्त रूप से इस डिक्लेरेशन को अपनाया गया था, इस घोषणा को अपनाया गया था। और यह घोषणा जो है एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की साझा दृष्टि को रेखांकित करता है या वैश्विक पटल पर लाता है। तो ये उसी से संबंधित है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, यानी कि चारों देश जो है मिलकर समुद्री सुरक्षा को या जो क्षेत्रीय जल है उस पर निगरानी रखेंगे, चारों देश मिलकर। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि जब से तालिबान की अफगानिस्तान के सत्ता में वापसी हुई है, तब से इसे किसी भी देश के द्वारा मान्यता नहीं दिया गया था तालिबान के शासन को, लेकिन अब तालिबान के शासन को मान्यता देने वाला रूस जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। इस तरह से आज हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है भारत और विश्व भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज है कि भारत ने हाल ही में अपने सरकारी स्वामित्व वाले खनन कंपनी IREL, जिसका पूरा नाम है इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, को जापान के साथ 13 साल पुराने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, जिसे कि हम लोग रेयर अर्थ मेटल्स के भी नाम से जानते हैं, से संबंधित समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। और ये इस तरह का निर्देश तब आया है जब आपको पता ही होगा कि हाल फिलहाल में चीन ने जो है, क्योंकि दुनिया का सबसे अधिक रेयर जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का जो भंडार है वो चीन के पास है, तो चीन ने उन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण जो है भारत ने इस परिप्रेक्ष्य में भारत को जो है जापान के साथ 13 साल पुराने इस समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है, ताकि जो देश में जो रेयर अर्थ मेटल उपलब्ध है उसका इस्तेमाल भारत जो है अपने हित में कर सके। और इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य जो है घरेलू उपयोग के लिए महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का संरक्षण करना, विशेष रूप से चीन से आयात पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी रूप से दुर्लभ तत्वों के प्रसंस्करण अर्थात प्रोसेसिंग और विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देना है। तो इससे संबंधित थोड़ा सारे तथ्यों को हम देखेंगे जो कि काफी है महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगला बिंदु जो है कि भारत में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा संसाधन है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में हम वैश्विक स्तर पे तीसरे स्थान पे हैं, यानी जो डिपॉजिट्स हैं वो सबसे अधिक वैश्विक स्तर पर तीसरे नंबर पे भारत के पास है, जो मुख्य रूप से इसके मोनाजाइट खनिजों में केंद्रित है, यानी कि जो मोनाजाइट मिनरल्स होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा मोनाजाइट के बारे में देख लेते हैं। तो मोनाजाइट एक फॉस्फेट खनिज है जो अक्सर आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और भारत के पास दुनिया में मोनाजाइट रेत का सबसे बड़ा भंडार है, जो केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इन्हीं जो मोनाजाइट रेत होते हैं उनमें ये दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं।
और मोनाजाइट में थोरियम के साथ साथ अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्व भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मोनाजाइट में जो रियर अर्थ मेटल तो पाए ही जाते हैं, इसके साथ ही थोरियम भी पाया जाता है। और थोरियम जो है यूरेनियम के विकल्प के रूप में थोरियम का उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर डिपॉजिट्स का बात किया जाए तो चीन के पास दुर्लभ मृदा तत्वों का सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद क्रमशः ब्राजील और उसके बाद भारत का स्थान है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब थोड़ा दुर्लभ मृदा खनिजों के बारे में देख लेते हैं कि ये दुर्लभ मृदा तत्व 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है। इनमें आवर्त सारणी यानी जो पीरियोडिक टेबल है कि लैंथेनाइड श्रृंखला के 15 तत्व, लैंथेनाइड श्रृंखला के 15 तत्व, जिसके साथ 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 जो है दो और है स्कैंडियम और इट्रियम। तो उन 15 लैंथेनाइड श्रृंखला के 15 तत्व और स्कैंडियम और यूट्रियम को मिलाया जाए तो ये 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है, जिसे दुर्लभ मृदा खनिज कहा जाता है। इसके नाम है क्रमशः लैंथेनम, सेरियम, ब्रासियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, येटर्बियम और ल्यूटेशियम, और दो अन्य तत्व जो कि स्कैंडियम और येट्रियम है। तो ये कुल 17 रासायनिक तत्व हैं। और ये तत्व अपनी अद्वितीय चुंबकीय, विद्युत और ऑप्टिकल गुणों के कारण उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके उपयोगिता के बारे में देख लेते हैं कि इनके उपयोगिता की बात कर लिया जाए तो आजकल जैसे जैसे समय के साथ ईवी का प्रचलन बढ़ रहा है वैश्विक स्तर पर, तो इलेक्ट्रिक वाहन में इसका उपयोग किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रक्षा और परमाणु ऊर्जा उद्योग में, चिकित्सा एवं हाईटेक क्षेत्र में भी इनका उपयोग किया जाता है। अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में कर्नाटक ने वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में देश में पहला स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया है। और तमिलनाडु और गुजरात जो है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अब पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति थोड़ा हम देख लेते हैं कि केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। यानी कि शीर्ष 3 देश जो है जो कि भारत से आगे हैं वो हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है वर्ष 2014 में 21.04 गीगावाट थी, जो मई 2025 में बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसमें वृद्धि है कितने की, तो लगभग 10.5% की वृद्धि है। और ये पिछले वर्ष की तुलना में, ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष ये 46.42 गीगावाट थी, जिसमें 10.5% की वृद्धि के साथ ये मई 2025 में 51.5 गीगावाट तक पहुंच गई है। और भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की अगर बात किया जाए तो मई 2024 में यह 193.58 गीगावाट थी, जो बढ़कर मई 2025 में 226.74 गीगावाट हो गई है। और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के उत्पादन में जो है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक हिस्सेदारी सौर ऊर्जा की है। इसके बाद पवन ऊर्जा का स्थान आता है। और भारत सरकार ने 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करने
और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग का 50% हिस्सा जो है गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में नासा के सहयोग से विकसित सर्वेक्षण दूरबीन एटलस, जिसका पूरा नाम है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, ने एक अंतरतारकीय यानी इंटरस्टेलर अंतरतारकीय धूमकेतु की खोज की है जिसका नाम है 3I/एटलस। तो ये नाम हमें ध्यान में रखना है, जो कि ये क्या है, धूमकेतु है। और यह दूरबीन जो है जिसके द्वारा इसे खोजा गया है वो चिली में स्थित है और यह अब तक खोजा गया जो है तीसरा अंतरतारकीय धूमकेतु है। ध्यान रखिएगा, जो अपने सौर मंडल के बाहर के किसी दूसरे सौर मंडल के बाहर से अपने सौर मंडल में जो है ये आया है। तो अपने सौर मंडल से बाहर होने के कारण ही जो है इसे अंतरतारकीय कहा जाता है। और ये क्या है, तो एक धूमकेतु है, एक कॉमेट है और यह अब तक खोजा गया तीसरा अंतरतारकीय धूमकेतु है। इससे पहले वर्ष 2017 में ओमुआमुआ और 2019 में बोरिसोव की खोज की जा चुकी है। अथवा धूमकेतु के बारे में देख लेते हैं। तो धूमकेतु एक खगोलीय पिंड होता है जो बर्फ, धूल और गैसों से बना होता है और सूर्य के चारों ओर अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार, जिसे इलिप्टिकल पाथ कहा जाता है, कक्षा में घूमता है। और जब धूमकेतु सूर्य के करीब आता है तो सूर्य की गर्मी के कारण इसकी बर्फ पिघलने लगती है, जिससे एक चमकदार गैस और धूल का बादल और एक पूंछ बनता है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, जो है ताल ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है और इसका संबंध किस देश से है, तो फिलीपींस से है। अगला न्यूज है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। अब हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में देखेंगे। उससे पहले ये नाम हमें याद रखना है कि ये इसका पहला बैठक था जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें सर्वसम्मति से इसके जितने भी मेंबर कंट्री हैं इस अलायंस के, उनके द्वारा सर्वसम्मति से भूपेंद्र यादव जी को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है और एसपी यादव को इस बैठक में इस अलायंस का जो है महानिदेशक चुना गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब थोड़ा हम IBCA के बारे में देखेंगे कि क्या है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर IBCA का घोषणा किया गया था और औपचारिक स्थापना जो है 2024 में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ष 2023 में जो है इसका घोषणा किया गया था और 2024 में ये स्थापित हुआ है। और यह उन 95 देशों को शामिल करता है जहां बड़ी बिल्लियां जो है प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। बड़ी बिल्लियों से तात्पर्य है जो बड़ी बिल्लियां होती है, जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया या हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा होता है। तो ये वैश्विक स्तर पर कुल मिलाकर 7 बड़ी बिल्लियां पाई जाती है और जो इन 95 देशों में पाई जाती हैं। तो इन्हीं 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण से संबंधित यह अलायंस है और इनमें कुल 95 देश शामिल हैं। और शुरुआत में संस्थापक सदस्य में कुल 16 देश थे, जिनके नाम क्रमशः भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इक्वाडोर, आर्मेनिया, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा था। तो शुरुआत में ये कुल 12 संस्थापक सदस्य देश रहे हैं। और क्रियान्वयन का बात किया जाए तो भारत में इसका क्रियान्वयन निकाय जो है यानी नोडल एजेंसी जो है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है और इसका स्थायी सचिवालय जो है भारत में स्थित है। और पहली बैठक आयोजन जो है इस वर्ष 16 जून को किया गया है नई दिल्ली में और इस अलायंस में ऐसा प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक 2 वर्षों में कम से कम एक बार इसकी बैठक जो है आयोजित की जाएगी। और इसका उद्देश्य जो है इस अलायंस का, जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं
उनकी घटती आबादी को रोकना, उनके संरक्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और इन बड़ी बिल्लियों में अगर प्यूमा और जैगुआर यानी कि कुल जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं, उनमें प्यूमा और जैगुआर को अगर छोड़ दिया जाए तो 5 जो बड़ी बिल्लियां हैं यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, ये भारत में पाए जाते हैं। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत का पहला तितली अभयारण्य जो है कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये अरलम वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल में स्थित है, केरल के कुन्नूर जिले में, और जो पश्चिमी घाट का भी हिस्सा है। तो वहाँ पर इसी अरलम वन्यजीव अभयारण्य को है भारत का पहला, याद रखिएगा, भारत का पहला तितली अभयारण्य जो है घोषित किया गया है। अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत का पहला वन्यजीव गलियारा, ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला वन्यजीव गलियारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य के पास बनाया गया है। तो ये भारत का पहला वन्यजीव गलियारा है और यह कुल 12 किलोमीटर लंबा गलियारा है। और जहाँ तक चूंकि ये रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य के पास बनाया गया है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है और यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और यह उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। अगले न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहे करियाचल्ली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है और ये क्यों चर्चा में रहा है उसे हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये नाम याद रखिएगा, करियाचल्ली द्वीप जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि कुल 21 द्वीपों का समूह है के अंतर्गत आने वाले, जिसमें एक द्वीप ये भी है करियाचल्ली द्वीप, तो ये मन्नार की खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में जो 21 द्वीप है उसके अंतर्गत आने वाले करियाचल्ली द्वीप के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया है। तो यह एक निर्जन द्वीप है जिसका 70% से अधिक हिस्सा पानी में डूब गया है और इस द्वीप के वर्ष 2036 तक पूरी तरह से समुद्र में डूब जाने की संभावना है, क्योंकि 70% से अधिक हिस्सा पानी में डूब गया है और ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2036 तक ये द्वीप जो है पूरी तरह से समुद्र में समा जाएगी। तो उसी को देखते हुए इस द्वीप के जीर्णोद्धार से संबंधित पहल जो है वर्तमान में तमिलनाडु की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और यह जो डुगोंग होती है यानी कि जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, जैसे लुप्त प्राय प्रजातियों के एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है। और चूंकि ये मन्नार की खाड़ी से संबंधित है, थोड़ा हम ये भी देख लेंगे मन्नार की खाड़ी के बारे में। तो इसका स्थान जो है भारत के दक्षिणी पूर्वी तट यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है और यह हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है। और मन्नार की खाड़ी जो है वो पाक जल डमरू मध्य से राम सेतु, मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य से राम सेतु द्वारा अलग किया जाता है। यानी एक तरफ पाक जल डमरू मध्य है तो दूसरा तरफ राम सेतु जिसे एडम ब्रिज है उसके द्वारा जो है मन्नार की खाड़ी को अलग किया जाता है। और मन्नार की खाड़ी को वर्ष 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और वर्ष 2001 में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे कि हाल ही में दानस नामक तूफान, ये नाम हमें याद रखना है कि दानस नामक तूफान ने किन 2 देशों को प्रभावित किया है। तो फिलीपींस और ताइवान। और फिलीपींस ने इस तूफान को जो है टाइफून बिसिंग के रूप में नामकरण किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में चर्चा में रहा टोकरा द्वीप समूह, ये हमें नाम याद रखना है कि टोकरा द्वीप समूह, जहां 2 सप्ताह में
1000 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी, याद रखिएगा, जिसका नाम वत्सला था, का निधन हो गया है। तो ये एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी थी, जो केरल से लाई गई थी, जिसका नाम वत्सला था, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व में थी, जो कि मध्य प्रदेश में। उसका वर्तमान हाल ही में निधन हो गया है, जिसके कारण यह न्यूज़ जो है चर्चा में रहा था। इस तरह से आज हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी बचे हुए सेगमेंट को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई आपका कीमती सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करिएगा। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।